नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, रूल्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में, पॉलिसी, नोटिफिकेशंस, जीआरस और अलग अलग जजमेंट्स के बारे में भी हम डिस्कस किया करते हैं। तो आज हमारे पास में एक ऐसे ही बहुत अहम मुद्दा है, एक अहम टॉपिक है। क्या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर फ्लैट्स का ट्रांसफर होने के बाद अगर आपके ड्यूज बाकी है, चाहे वो मेंटेनेंस ड्यूज बाकी हो, कंस्ट्रक्शन ड्यूज बाकी हो या प्रॉपर्टी टैक्स के ड्यूज बाकी हो, क्या आपके नाम पे मेंबरशिप किया जा सकता है। देखिए, जो बेचने वाला है वो तो बेच के गया, आपने तो बेचने वाला कौन है? ट्रांसफरर है। जो लेने वाला है वो ट्रांसफरी है। ठीक है, सेल एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, सेल डीड हो गया, एग्रीमेंट ऑफ सेल हो गया। ये सब होने के बाद अभी बारी आ जाती है कि आपके नाम पे फ्लैट का मेंबरशिप हो जाए सोसाइटी के अंदर। तो अगर प्रीवियस जो ओनर था उसके ड्यूज थे तो क्या आपके नाम पे मेंबरशिप होगी, चाहे आप किसी भी टाइप की तरीके से सेल आपका हुआ हो, परचेज हुआ हो सकता है वो बैंक के थ्रू से हुआ हो सकता है वो बिल्डर से आपके पास आ रहा और हो सकता है रीसेल में आपने वो फ्लैट लिया हुआ हो। बाराती किसी भी टाइप का हो, सोसाइटी उसकी स्वागत कैसे करेगी ये सोसाइटी डिसाइड करेगी। तो इसी को जानने की आज कोशिश करते हैं। तो ये एक मैटर है, ऐसे केसेस में क्या मेंबरशिप मिल जाएगी अगर ड्यूज है। तो ये केस है एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिसका नाम है तन्वी डायमोडा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, दहीसर का है, मुंबई का है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑक्शन किया और इसको खरीदा। परचेजर इसमें थे T&M सर्विसेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। और खरीदने के बाद इसमें ड्यूज था कितना, 58 लाख का ऑलमोस्ट इसमें ड्यूज था। ठीक है, और इन्होंने अप्लाई किया मेंबरशिप के लिए। 2021 अप्रैल में इन्होंने इसको परचेज किया और जून 2021 में इन्होंने मेंबरशिप के लिए सोसाइटी के पास डाल दिया। जब इन्होंने मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन डाला तो सोसाइटी ने मना कर दिया, बोला कि आपकी मेंबरशिप होगी नहीं क्योंकि आपके 58 लाख के मेंटेनेंस चार्ज और प्रॉपर्टी टैक्स के ड्यूज अभी भी पेंडिंग है। जो प्रीवियस ओनर जो आपका था वो उन्होंने इसको पे नहीं किया हुआ है। ये जो प्रॉपर्टी क्या है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, शॉप हो सकता है, ये ऑफिस हो सकता है, ये बेसिकली कमर्शियल प्रॉपर्टी है मगर सोसाइटी का ही हिस्सा है। काफी सारी ऐसी सोसाइटीज रहते हैं रेसिडेंशियल कम कमर्शियल, उसमें दोनों यूज होते हैं। तो ये जब इन्होंने परचेज किया तो इनको ये मालूम चला ये सोसाइटी आती है आपकी RN वार्ड के अंदर, जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सोसाइटी के मना करने के बाद ये भाई साहब चले गए जुलाई 2022 में डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास। कहाँ के डेप्यूटी रजिस्ट्रार हम डिस्कस कर रहे हैं? RN वार्ड के दहीसर एरिया के लिए। ठीक है, तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार साहब ने इनको सोसाइटी को ऑर्डर कर दिया कि ठीक है इनका मेंबरशिप आप कर लो। इन्होंने देखा नहीं कि इनकी तो ड्यूज भी है तो इनको सोसाइटी का मेंबरशिप देना है या नहीं देना है। तो सोसाइटी इनकी मेंबरशिप नहीं करती है। ठीक है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑर्डर के बाद भी। तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑर्डर के बाद सोसाइटी जाती है डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास, वहां पे अपना प्ली डालती है, वहां पे अपना पिटिशन डालती है, वहां पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑर्डर के अगेंस्ट में प्ली डालती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार है ये इस मैटर को डिसमिस कर देते हैं। किसको? सोसाइटी के मैटर को डिसमिस करते हैं और बोलते हैं जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने दिया हुआ था ऑर्डर सही है, इसको मेंबरशिप दे दो। किसको? ये जो हम डिस्कस करें T&M सर्विसेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ अलग वीडियोस में, चाहे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो या चाहे कोई ट्रस्ट हो, ये भी सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं। इनको भी सिंगल एंटिटी, लीगल एंटिटी और एक इंडिविजुअल के तौर पे ही गिना जाता है। ठीक है, अब डेप्यूटी रजिस्ट्रार और डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के ऑर्डर के बाद सोसाइटी अभी अप्रोच करती है, क्योंकि ये लोग किसके फेवर में दे रहे हैं?
ये TNM सर्विसेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की इसको मेंबरशिप आप दे दो, जिनके मेंटेनेंस के ड्यूज अभी बाकी है। ठीक है, तो सोसाइटी अप्रोचेस दी ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट। नवंबर 2025 में कोर्ट क्या करती है, कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन दी ऑर्डर पास बाय द डिप्टी रजिस्ट्रार एंड डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार कि ऐसा नहीं हो सकता है, जो आपने ऑर्डर जो पास किया है मेंबरशिप के लिए कि इनको मेंबरशिप दे दिया जाए और इनके ड्यूज अभी भी बाकी है, मेंटेनेंस के चार्जेस बाकी है, प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है, इससे पहले जो भी इसके ओनर थे, तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि 154B(7) ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर अगर आप देखोगे 2019 में अमेंडमेंट हुआ था जुलाई में, तो उसमें काफी सारे सेक्शंस के प्रोविजंस जो इंसर्ट किए गए थे, तो उसी का 2019 का ये अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर आप देखोगे 154B(7) में लिखा हुआ है क्या कि नो ट्रांसफर बिकम्स इफेक्टिव अनलेस आउटस्टैंडिंग, जो पेंडिंग है, जो बकाया है, पर्टेनिंग टू दी टेनेमेंट इज क्लियर। टेनेमेंट मतलब वो शॉप भी हो सकता है, वो ऑफिस भी हो सकता है और वो फ्लैट भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। जब तक इसके ड्यूज आप क्लियर नहीं करते हो तब तक ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, बहुत क्लियर है। फिर उसके बाद द रूल अप्लाइज टू ऑल द ट्रांसफर्स वेदर वॉलंटरी और थ्रू ऑक्शन। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, आप बाराती कहीं के भी हो, आप रीसेल फ्लैट ले रहे हो, ऑक्शन से फ्लैट ले रहे हो या बिल्डर से भी ले रहे हो, जहां पे भी आपकी ड्यूज बाकी है वहां पे ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा। ये कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोल दिया, जिसकी प्रोविजंस ऑलरेडी 154B(7) में दिया गया है ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। ठीक है, फिर जस्टिस अमित बोरकर साहब के फर्दर रिमार्क्स क्या है, क्यों ऐसा है कि ट्रांसफर नहीं हो सकता है। जब भी हम कोई कानून बनाते हैं, कानून के अंदर इंटेंशन देखा जाता है कि कानून क्यों बनाया गया है। लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट उस कानून को जब बनाती है तो उसके पीछे उनकी इंटेंशन होती है कि क्यों और ये करने से क्या होगा, किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी कानून बनाई जाती है। तो यहाँ पे इंटेंशन की बात करते हैं जस्टिस बोरकर साहब की सोसाइटी को फाइनेंशियल लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कानून बनाया गया है। सालों साल लोग मेंटेनेंस के चार्जेस नहीं भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते हैं, चुपके से फ्लैट सेल करके, ऑफिस या शॉप सेल करके वहां से चल जाते हैं और चले जाने के बाद जो ट्रांसफर ही रहता है उसके ऊपर वो फाइनेंशियल बर्डन आता है। और जब तक देखिए, अगर आप सोसाइटी के सारे मेंबर्स पैसा भर रहे हैं, आप कोई स्पेशल तो हो नहीं, अगर आप दबंग भी हो या सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के साथ में आपकी सेटिंग है, ये आपके पर्सनल जो भी आपको प्रिविलेज मिले हुए हैं आप एंजॉय कर रहे हो, इसके वजह से सोसाइटी के पब्लिक इंटरेस्ट को, कॉमन इंटरेस्ट को आप अफेक्ट नहीं कर सकते हो, आप कहीं के महाराजा नहीं हो। ठीक है, तो इफ दी सोसाइटीज आर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट, कंपेल कौन कर रहा है, अगर डिप्टी रजिस्ट्रार या जॉइंट रजिस्ट्रार या डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार कंपेल करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, तब तो सोसाइटी लॉस में ही चलेगी। जो कॉमन एमिनिटीज है जैसे सोसाइटी का पार्क है, सोसाइटी की, ठीक है, प्लेइंग इक्विपमेंट्स है, क्लब हाउस है, ठीक है, लिफ्ट्स है, लाइटिंग वगैरह सोसाइटी के रहते हैं, तो ऐसी कॉमन एमिनिटीज की बात जिसके लिए सोसाइटी के सारे मेंबर्स पैसा भर रहे हैं, तो वो तो फिर डेफिसिट में जाते रहेगी। इनके मेंटेनेंस कैसे होगा, सोसाइटी के बाकी लोग उस चीज को एंजॉय कैसे करेंगे, राइट। तो कोर्ट ने इस चीज को भी ऑब्जर्व किया, कंपेल टू एक्सेप्ट ट्रांसफर्स विदाउट क्लियरिंग द ड्यूज, दे विल नॉट बी एबल टू रिकवर कॉमन एक्सपेंसेस, दिस विल अफेक्ट द ऑल एग्जिस्टिंग मेंबर्स, है ना। जो ऑलरेडी मेंबर्स है, जो ऑलरेडी पे कर रहे हैं, आपके दबंगगिरी के लिए या आपके मेंटेनेंस के या प्रॉपर्टी टैक्स के या अदर चार्जेस जो भी है वो नहीं भरने के लिए वो क्यों सफर करें। आप तो कोई स्पेशल नहीं हो,
आप भी मेंबर हो, वो भी मेंबर्स हैं, ठीक है। द प्रोविजन देयरफॉर प्रोटेक्ट्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी फाइनेंशियली डगमगा नहीं जाए, ठीक है, शेक नहीं हो, सोसाइटी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, लॉस में नहीं जाना चाहिए। सोसाइटी के, ठीक है, हाउसकीपिंग के लिए फंड कहाँ से आएगा, लिफ्ट की मेंटेनेंस के लिए फंड कहाँ से आएगा, ठीक है, अलग अलग इक्विपमेंट्स एंड क्लब हाउस के मेंटेनेंस के लिए, स्विमिंग पूल के मेंटेनेंस के लिए कहाँ से फंड आएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये भरना ही पड़ेगा, तब तक ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सर्वाइव्स टाइमली ऑन द कलेक्शन ऑफ द मेंटेनेंस चार्जेस। जस्टिस बोरकर साहब ने बोला कि जो सोसाइटी के लोग मेंटेनेंस के पैसे देते हैं, उसी से ही सोसाइटी का भला होता है, उसी से ही सोसाइटी का सर्वाइवल होता है। और द सोसाइटी विल डाई, इट्स फंक्शन विल डाई और इट्स स्ट्रक्चर विल डाई। मेंटेनेंस ही नहीं होगा, लोगों की भलाई क्या होगा और सोसाइटी चलेगी कैसे, राइट। When arrears remain unpaid for the years, society and its members suffer. बहुत लंबे टाइम तक अगर आप ड्यूज नहीं भरते हो, आपके वजह से सोसाइटी के बाकी लोग भी सफर करेंगे और सोसाइटी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं हो। इसीलिए कोई भी ड्यूज है, चाहे वो मेंटेनेंस के ड्यूज है, प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे वो कोई कंस्ट्रक्शन ड्यूज वगैरह है या एनी अदर चार्जेस है, उसको आपको भरना पड़ेगा, ये भरना कंपलसरी है। और इसीलिए 154B का ये 7 का ये प्रोविजन बनाया गया है, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ट्रांसफरी के ऊपर फिक्स हो जाता है, जहां पे उसको ये ड्यूज ऑफ द अर्लियर मेंबर को क्लियर करना ही पड़ेगा। बिना क्लियर किए सोसाइटी की मेंबरशिप उसको नहीं मिल सकती है, मेंबरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती है। बहुत क्लियर है। द मेंबरशिप इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट ए अनकंडीशनल राइट। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, मेंबरशिप के लिए आप जैसे शेयर्स की जो वैल्यू है, 10 शेयर्स की वैल्यू जैसे आपने भर दिया 500 रुपये, एंट्रेंस फीस आपने 100 रुपये भर दिया, ट्रांसफर चार्जेस जो आपने मैक्सिमम 25,000 रुपये भर दिया, ठीक है, तो ये कुछ 25,600 रुपये के आसपास आ गए। और जो ड्यूज प्रीवियस ओनर के हैं वो भी आपको भरने पड़ेंगे, तो ही सोसाइटी की मेंबरशिप आपको मिलेगी। सो इट इज कंडीशनल। ऐसे नहीं कि आपकी एग्रीमेंट फॉर सेल हो गया, सेल डीड हो गया और मैं अभी सोसाइटी का मेंबर बन गया, सब क्लियर हो गया, एजेंट फ्री और सोसाइटी की लायबिलिटी हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इट इज ए कंडीशनल राइट। आपके राइट्स हैं मेंबरशिप के लिए, क्योंकि मेंबरशिप के लिए कोई धर्म नहीं देखा जाता है, कोई जाति नहीं देखा जाता है, कोई प्रांत नहीं देखा जाता है, जो रिक्विसाइट्स है, मगर वो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या है, अब डिसीजन आता है, बॉम्बे हाई कोर्ट एक तो ऑर्डर्स को क्वैश करती है जो डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार एंड डिप्टी रजिस्ट्रार ने दिया हुआ था, और ये अभी मैंडेटरी हो जाता है किसके लिए, जो ये एप्लीकेंट था जिसको सोसाइटी की मेंबरशिप चाहिए, T&M सर्विसेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसने ऑक्शन से वो परचेज किया हुआ है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने जब ये ऑप्शन किया हुआ था, तो उसके लिए उसको ये चार्जेस भरने पड़ेंगे पहले, फिर उसके बाद उसकी सोसाइटी की मेंबरशिप होगी। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अलग अलग प्रोविजंस को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।